महाराष्ट्र की राजनीति के दो बड़े नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धमकाया है। जी हां, आपको बताएं, शरद पवार जो कि एनसीबी के चीफ हैं, उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी है। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब अमित शाह। ये सीधे सीधे उन्होंने धमकाते हुए कहा है कि जो देशमुख के आरोपों के बाद परमवीर सिंह गायब हो गया है, उनके आरोपों पर अनिल देशमुख को जेल में डाला हुआ है, जो कि ये गलत है। और इस अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बताएं, इतना गंभीर और एक तरह से धमकी है कि आप सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियों के जरिए जो कार्रवाई की जा रही है, जिसके बीच में कोर्ट है, क्योंकि जो भी ईडी की कार्रवाई अनिल देशमुख पर अब तक हुई है, उसके बाद ईडी ने सारे साक्ष्य कोर्ट में रखे हैं और कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद है। लेकिन शरद पवार घेरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसके अंडर काम कर रही है? ये एजेंसी, जितनी भी केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है इस समय महाराष्ट्र के राजनीतिक लोगों का जो कुंडली खंगालने में लगी हुई है, उसमें एनसीबी भी है, उसमें सीबीआई है, उसमें एनआईए है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये सब केंद्रीय एजेंसी हैं। और सारी की सारी एजेंसी, अगर मैं छोड़ भी दूं सीबीआई को, तो आप देखिए कि ये अमित शाह के अंडर में काम करती है। तो एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अमित शाह को धमका रहे हैं कि या तो अनिल देशमुख को जेल से बाहर करो, वरना आपको भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? क्या वो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई केस फर्जी बनाएंगे या उनके ऊपर कोई हमला करेंगे? क्या करेंगे? मैं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है कि शरद पवार जी ने जो ये बोला है कि भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भाजपा कोई आदमी नहीं है, भाजपा एक संगठन है, और वो संगठन के साथ क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये जानना चाहते हैं। वहीं आपको बताएं, उनके सुर में सुर मिलाया संजय राउत ने, जो शिवसेना के सांसद हैं और प्रवक्ता हैं। और ये वही शिवसेना है जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोगती रही। आज वो धमकी दे रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और मैं शरद पवार जी के बयान से सहमत हूं। बीजेपी को ये भुगतना पड़ेगा, ये वर्ड बोल रहे हैं। तो क्या अब ये धमकी देकर अपने नेताओं को बाइज्जत बरी कराने के चक्कर में लग गए हैं? नवाब मलिक का अभी एक दिन बयान आया, एक दिन पहले शरद पवार का। नवाब मलिक जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसी को, यानी ईडी को, तो ये बड़े खुश हैं। नवाब मलिक जिस तरह से एनसीबी को एक्सपोज कर रहे हैं, ये उससे बड़े खुश हैं, क्योंकि एनसीबी को घेरा हुआ है। नवाब मलिक रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज एक सुर्रा छोड़ते हैं। कभी वो रेड को फर्जी बताते हैं, कभी वो आर्यन खान का अपहरण बता देते हैं, कभी वो परमवीर सिंह को रिश्वत लेने वाला घोषित कर देते हैं, कभी उसको हिंदू बताते हैं, कभी उसकी जाति पर सवाल उठाते हैं। और इस तरह से, जिस तरह से एनसीबी की जांच से उन्होंने समीर वानखेड़े को अलग किया, शरद पवार कहते हैं यह अच्छा काम है, अच्छा किया, नवाब मलिक के मैं साथ हूं। तो एनसीबी के प्रवक्ता हैं वो, एनसीपी के प्रवक्ता के नाते, एनसीपी के प्रमुख होने के कारण शरद पवार अगर नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि नवाब मलिक एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वहां कोई वो अच्छा वक्तव्य बोल रहे हैं। तो अगर शरद पवार कहें भाई मेरी पार्टी का प्रवक्ता बड़ा अच्छा बोलता है, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी करता है वो, शाबाश। लेकिन वो बात कर रहे हैं उस मुद्दे की, जिस मुद्दे के तहत नवाब मलिक आरोप दर आरोप लगाते जा रहे हैं एनसीबी पर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पर। और ऐसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, चाहे वो समीर वानखेड़े हो, चाहे तो फिर डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह हो, जब वो जांच में जुटे हैं, उनकी कोई ताकत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। जेल उनके इशारों पर नहीं चलती, वहां न्यायपालिका है, और इन सबको न्यायपालिका के समक्ष जाना पड़ता है, तथ्य रखने पड़ते हैं, सबूत रखने पड़ते हैं, गवाह लाने पड़ते हैं, तब जज साहब देखते हैं कि इनमें दम है कि नहीं, उनको जेल भेजा जाता है, नहीं तो जमानत मिल जाती है फटाक से। तो ये जो जांच चल रही है, इसको ये कहना कि आप गलत कर रहे हो,
आपने गलत किया है, आपने संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। कहीं ना कहीं शरद पवार न्यायपालिका को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। और हम देखें इसी तरह की लैंग्वेज ये ममता बनर्जी की थी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, उस मामले की जब सुनवाई चलती है तो ममता बनर्जी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है कि ये जो न्यायपालिका में फला फला जज है ये बीजेपी का आदमी है। मतलब आप संवैधानिक संस्था को तो छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन अब आप न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहे हैं। न्यायपालिका पे बैठे हुए हाई कोर्ट स्तर के जजों को आप पार्टी का व्यक्ति बता रहे हैं, आप किसी संगठन का व्यक्ति बता रहे हैं। इसका मतलब तो इस देश में कुछ बचा नहीं है। सब पे सवाल उठा दो। जैसे ममता बनर्जी है, कांग्रेसी है, अब ये एनसीपी है, शिवसेना है, एक सुर में कि साहब यहां तो जो है ये मशीन में ईवीएम में गड़बड़ है, अगर ये हार जाए तो ईवीएम में गड़बड़ है, ये जीत जाए फिर सब कुछ ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना बोले तो ठीक, लेकिन राहुल गांधी और ये विपक्ष ये मोदी जी से बार बार पूछता है कि बता रहे थे कि हजारों करोड़ रुपया काला धन विदेश में है, कब आएगा कब आएगा। तो मोदी जी को बताना पड़ा 5 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशों से यहां लाया जा चुका है। बैंकों को लेकर जो भाग गए थे पैसे, वो उन लोगों के जरिए मोदी जी ने घोषणा की बाकायदा कि 5 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों का लोग लेकर भाग गए थे वो रिकवर कर लिया गया है, उनकी संपत्ति जब्त की गई है। तो अगर इस कार्रवाई को ना करें तो ठीक। शरद पवार जी, आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हो, आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हो, आप केंद्र को धमका रहे हो, लेकिन मुझे यह बता दो जरा कि अजीत पवार जी की 1400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति सीज की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो उनके पास कहां से आई? कोई जवाब है क्या? क्या वो गलत था कि 1400 करोड़ रुपए का आंकड़ा गलत है? 1400 रुपए मिले थे, 1400 लाख मिले थे? नहीं जी, करोड़ करोड़। और इतना पैसा घोटाला। क्या जोगेश्वरी की जो चीनी मिल का मामला है जिसमें ईडी इन्वॉल्व है, जोगेश्वरी चीनी मिल का मामला गलत है? आप बताइए कि उस नाम की कोई मिल वहां थी, उसके नाम पर जिस तरह से बैंकों से लोन लिया गया वो सब नहीं हुआ क्या? तो आप एक तरह से ब्लैकमेल की भाषा बोल रहे हो। नहीं, इसके पीछे जो मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे देख रहा हूं वो शरद पवार जी ये भूमिका बना रहे हैं कि 2024 में जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी के सामने कौन विपक्ष का नेता होगा जो एक चेहरा ऐसा हो कि मोदी जी को घेरने लायक, मोदी जी के सामना करने लायक वह व्यक्ति हो। तो होड़ लगी हुई है विपक्ष में। एक तरफ है ममता बनर्जी, वो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा बदतमीजी से बोल सकती हूं, मैं सबसे ज्यादा केंद्र को घेर सकती हूं, मैं मोदी जी को बड़ी मोटी मोटी गाली दे सकती हूं। तो होड़ मच गई, बोलेगी कुछ ना कुछ बोलेंगी। तो वो कहती है मैं ही हूं जो मोदी का सामना कर सकती हूं। तो शरद पवार जी को लगा कि तुम पीछे कैसे रह जाओ, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, कुछ दिन में शीतकालीन सत्र शुरू होगा, ये सारा विपक्षी नेता मिलेंगे तो चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो ये तय होगा कि भाई 5 राज्य के चुनाव हैं, इसमें कौन विपक्ष का नेता बने। तो उसके लिए शरद पवार जी ने सोचा तुम क्यों पीछे रह जाते हो, क्योंकि बढ़िया है ना, विपक्ष का चेहरा बन जाओ। कम से कम कोई चेकिंग हुई, कोई जांच हुई, सीबीआई ने रेड की, ईडी ने रेड की, तो आप कहना कि मेरे पे बदले की कार्रवाई से किया जा रहा है। ये बचने के रास्ते ढूंढते हैं, ये जीतने नहीं है। इनको सबको पता है कि मोदी जी के आगे इनमें से कोई टिकना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का चेहरा बनकर कुछ चंदा मिल जाएगा जगह जगह से, कुछ लोग मानने लगेंगे साहब मोदी जी को टक्कर दे रहा है, तो इसलिए होड़ मची हुई है। कांग्रेसियों से पूछ लो तो वो अभी भी कहेंगे राहुल गांधी से बेटर कोई चेहरा ही नहीं है। तो उनके पास राहुल गांधी है, उनके पास प्रियंका है। तो अब एनसीपी को लगता है कि साहब हमारे पास शरद पवार है। संजय राउत उनका समर्थन करते हैं, कहते हैं ये तो भीष्म पितामह है, राजनीति के भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जी का क्या हाल हुआ था संजय राउत जी, पता है? आपने कह तो दिया। भीष्म पितामह को सबसे ज्यादा, अगर महाभारत के अंदर किसी को कष्ट हुआ है, किसी ने सबसे ज्यादा कष्ट सहा, वो एक ही व्यक्ति है, भीष्म पितामह। तो भैया कुछ भी बना लेना, लेकिन भीष्म पितामह की उपाधि ना देना,
क्योंकि 3 महीने तीरों की सरसैया पे लेटे रहे, प्राण निकले नहीं और दर्द सहा, कष्ट सहा। तो आप उनको भीष्म पितामह बना रहे हो। तीर कितने लगेंगे, कौन कौन तरफ से लगेंगे, यहां तो यह सब कहने की बात नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और मोदी को गाली देकर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कौन ज्यादा बड़ी गाली दे, कौन बड़ा विपक्ष का नेता बने। लेकिन मोदी जी तो कई बार कह चुके हैं कि आप लोग जितनी गाली देते हो, जितनी धमकी देते हो, वो उनकी ताकत बन जाती है। तो धमका रहे हैं और आप इस तरह के गलत काम करने वालों को यह कहना चाहिए कि उम्मीद तो यह थी, बीजेपी के नेताओं ने कहा है, वो नकवी जी ने कहा है, उनसे पत्रकार ने पूछा कि ये नकवी जी के इस तरह का बयान दिया है शरद पवार ने। उन्होंने कहा मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने सीनियर लीडर इस तरह की धमकी भरी भाषा इस्तेमाल करेंगे। ममता बनर्जी धमकी देती है, समझ में आता है, लेकिन शरद पवार ये कहेंगे कि बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा अमित शाह जी के अंडर में काम करने वाली एजेंसियां काम कर रही हैं, तो ये अमित शाह जी को धमकी है। तो ठीक है, देखते हैं कि शरद पवार जी अमित शाह जी का क्या बिगाड़ते हैं, या वो इस तरह से बयानबाजी करके केवल हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उनको घेर कर अपने नेताओं को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्योंकि बात अब यह उठ रही है कि अनिल देशमुख जी का आपने इस्तीफा लिया तो नवाब मलिक का क्यों नहीं ले रहे, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप सीधे सीधे बीजेपी के लीडरों ने लगाए हैं। इस सवाल का उत्तर ना देकर वो सीधा सवाल उठा रहे हैं एजेंसियों पर, माने मुद्दे को घुमा रहे हैं। ये चलेगा नहीं और शरद पवार जी को नवाब मलिक जी का इस्तीफा लेना पड़ेगा या इसकी जांच के लिए कहना पड़ेगा कि एजेंसियां जांच करें। वंदे मातरम।